चलिए, अर्थव्यवस्था और इसका इतिहास, ठीक है। क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। इकोनॉमिक्स से हमें एक बात याद आती है कि आखिर हमने आज़ादी के बाद विकास किया या फिर बर्बाद किया खुद को, ठीक है। आज़ादी, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय पूरे देश में लगभग 40% हम चीनी देते थे पूरे देश को, ठीक है। और आज दे रहे हैं 4%, और आज दे रहे हैं 4%। तो भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आज मेरा बिहार बर्बाद हो गया? बिहार में रहने वाले लोग आज उनको बिहार में ही काम क्यों नहीं मिल रहा है? हम 15,000 20,000 का महीना कमाने शहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं। अगर वही चीज़ अगर हमें यहाँ पे मिल जाए तो क्या इंसान अपने परिवार के साथ नहीं रहेगा? बताओ, दिल्ली में रहने वाला आदमी भी 20,000 का महीना कमाता है और बिहार का रहने वाला आदमी जो दिल्ली जाता है वही 20,000 कमाता है। बस फ़र्क इतना है कि दिल्ली में रहने वाला आदमी, जो इंसान दिल्ली में कमाता है, अपने परिवार के साथ रहता है और उतना पैसा ही कमाता है, और हम यहाँ से जाते हैं और 20,000 कमाते हैं और अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। देखिए, मैं कोई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर बिहार को विकास करना है, बिहार को आगे लाना है, तो युवा पीढ़ी को आगे आना होगा, यानी कि ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। क्योंकि जब तक बिहार में भ्रष्ट लोग हैं तब तक ये संभव नहीं है। चलिए, ये तो हम बात रही यहाँ पे फैक्ट्रियाँ की, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग सकती है, ठीक है। लोग, आपने सुना होगा ना कि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भैया कि जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगती है। तो भैया राजस्थान में क्या है? वहाँ पे तो फैक्ट्री है ना। तो एक नज़रिया होती है, एक चीज़ें होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार में भी ये सारा चीज़ संभव है, लेकिन हम चाहें तो। चलिए, टू द पॉइंट, अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था और इसके विकास पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था और इसके विकास। पहला चैप्टर है, इसके जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1 शॉट, यानी कि एक बार में पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग अपना जीवन चलाते हैं, यानी कि कमाते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिससे उनका भी जीवन चलता है और देश का भी भला होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। यानी कि वह काम जो इंसान अपने जीवन में करता है, जिससे खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ देश का भी भला होता रहता है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक संरचना क्या है, ठीक है। याद रखिएगा, आर्थिक संरचना का मतलब हो गया कि वैसी सुविधा जिससे देश का विकास तेज गति से हो, उसे हम आर्थिक संरचना, जिसे हम आधारभूत संरचना भी कहते हैं। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ पर टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे सड़क, परिवहन, बिजली, ये सब चीज़ का होना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ होगा ना तो देश का विकास तेज गति से होगा। तो आर्थिक संरचना इसी को कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर आर्थिक विकास में कैसे मदद करता है? तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो कंप्यूटर है ना, उसका सबसे बड़ा योगदान माना गया है। 1 नंबर पे कंप्यूटर ही आता है। यानी कि किसी भी देश में उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान कंप्यूटर का है, क्योंकि कंप्यूटर, आपको पता है ना कि 5,000 लोगों का काम एक बार में करता है और काम जल्दी भी कर देता है। आजकल जितने भी चीज़ें होती है सारा कंप्यूटर पे होती है। नहीं देखते हैं आप, गाड़ी लेके अगर शहर में जाते हैं, ठीक है, और आपका कुछ गाड़ी का कुछ अगर गड़बड़ है, आपने क्या कर दिया ना, रॉन्ग वे में चला गया, तो ऑटोमेटिक आपका चालान करके घर ही आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है ना। तो देखिए, आर्थिक विकास में कंप्यूटर बहुत मदद कर रहा है। बिलिंग से लेके हर एक काम, टेक्नोलॉजी तक हर एक काम कंप्यूटर कर रहा है। तो याद रखिएगा, किसी हमारा देश हो, कोई भी देश हो, विकास में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था को हम निम्नलिखित तरीक़ों से परिभाषित कर सकते हैं। तो विकास के आधार पे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला है विकास के आधार पे, दूसरा है स्वामित्व के आधार पे, ठीक है। तो पहला है विकास के आधार पे, ये 2 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है विकसित। तो विकसित के बारे में समझते हैं, विकसित होता क्या है? तो याद रखिएगा, जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था है। बात समझे कि नहीं? वहाँ की टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर चुका है वो सब देश। यानी कि वहाँ पे अगर कोई चाय बेचने वाला भी जाएगा ना,
चाय बेचने वाले की हम बात कर रहे हैं तो महीने का 4-5 लाख कमा ही लेगा, ठीक है। चाय बेचने वाला अमेरिका में अगर है, वहाँ झाड़ू मारने वाला, नॉर्मली झाड़ू मारने वाला 3-4 लाख रुपये महीने का कमा लेता है। तो इसका मतलब समझे ना, विकसित है वो, उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे, जिसकी जीडीपी अच्छी है, जहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, जहाँ पे लोगों की इनकम काफ़ी ज़्यादा है, उसे हम विकसित कहेंगे। दूसरा है विकासशील, ठीक है। विकासशील का मतलब समझ रहे हैं ना कि हमारा देश, हम भी आज भी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सब विकासशील में आता है, जिनका विकास धीरे धीरे हो रहा है। तो विकासशील में यहाँ पे समझिए कि बेरोजगारी, ठीक है, ज़्यादा हो रहेगी, चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं सारा का रेट बढ़ जाएगा, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेगी, तो वो धीरे 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 विकासशील है, यानी कि वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब पूंजीपति लोग यानी कि जो निजी लोग होते हैं ना, जब पूरा अर्थव्यवस्था का कमान संभाल लेते हैं, ठीक है। अब मुकेश अंबानी जी कर देंगे या रतन टाटा जी कि हम ही देश को चलाएंगे, तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं है। पूंजीवादी का मतलब सीधा सीधा पूंजीपति लोग पूरे अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो समाजवादी का मतलब समझे ना कि या तो हमारे द्वारा चुने हुए लोग, यानी कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें समाज का कोई भी आदमी भाग ले सकता है, ये आप जाइए हम जाइए, कोई भी आदमी उसे चला सकता है, या फिर हम किसी को चुन लें वो चलाएगा, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तीसरा है मिश्रित। मिश्रित का मतलब समझ रहे हैं ना कि दोनों मिलके जब देश को चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा भारत न पूंजीवादी है न समाजवादी है। जब हम आज़ाद हुए थे तो हम समाजवादी थे, लेकिन आज हम मिश्रित है, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी। अब पता चला ना कि तेलवा का रेट कल्ला बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र होते हैं, यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम क्षेत्र होता है उसे हम कृषि कहते हैं, यानी कि वो सारा चीज़ जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, उसे हम प्रथम क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र होता है उद्योग धंधे, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो लगाई जाती है, बड़े बड़े उद्योग धंधे खोले जाते हैं, तो उसे हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं। तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि किसी भी देश में अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं दिल्ली, तो ट्रेन से जा रहे हैं तो हमने ट्रेन वाला को पैसा दिया, ट्रेन वाले ने हमें क्या दिया? क्या कोई सामान दिया? तो नहीं, तो सर्विस दिया, तो उसी को हम सर्विस सेवा क्षेत्र कहेंगे। तो परिवहन, अब मास्टर साहब के यहाँ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो मास्टर साहब से आप पढ़ लिए, अब मास्टर साहब को आप पैसा दिए, तो मास्टर साहब ने क्या दिया? तो सेवा दिया। तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, यानी कि इसको तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से कार्य हैं, यानी कि क्या करता है इकोनॉमिक्स? तो याद रखिएगा यह लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, बात समझे कि नहीं? लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है, लोगों की समस्या को सुनता है और उस पर काम करता है। देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाता है कि अगर स्थिति कैसी है उसको सुधारने का कोशिश करता है, और जहाँ तक हो हद तक हो उसे सुधार भी देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो आपको हम पहले ही बता दिए कि भैया भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकासशील है, धीरे 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 हमारे देश का विकास हो रहा है। अरे 1947 में आप पहले ही बता दिए कि जब आज़ाद हुए हैं तो 40% हम चीनी का उत्पादन पूरे देश में यानी करते थे, अब पूरे देश को चीनी बेचते थे। आज 4% है, यानी कि खा गए ना 36%। हाँ, तो याद रखिएगा पहले से भी ज़्यादा स्थिति अभी ख़राब हो चुकी है। हम उतने देखिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिए, हम टेक्नोलॉजी में आगे चल गए हैं, लेकिन हमारी ज़मीनी पकड़ है ना वो कमज़ोर है, वो मजबूत नहीं हो पा रही है। ये सब हो रहा है भ्रष्टाचार की वजह से, और इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो स्वरूप कैसा है? तो याद रखिएगा कि 1947 के बाद, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 1991 में ये मिश्रित हो गया था, ठीक है। क्यों मिश्रित हुआ था? तो नई आर्थिक नीति आई थी, यानी कि, और उसके बाद भारत में जब बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी थी, तो यहाँ आने के कारण
जब वो अमेरिकन कंपनी जब भारत में आई तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन ये सारी कंपनियां जब भारत में आने लगी, ठीक है, तो धीरे धीरे भारत का जो कंपनियां था ना, भारत के जो कंपनियां थी वो धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई। इस प्रकार हमारा ग्रोथ रेट गिर गया और उसके कारण पूंजीपति लोग आगे आए और बोले कि देश को हम मिलके चलाएंगे, और उसके बाद 1991 के बाद बन गया ये इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा कि दोनों मिलके देश को चलाते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन जिसके अंतर्गत देखिए भविष्य के लिए आप क्या बचा कर रख रहे हैं। आपकी सरकार भविष्य में आज से 10 साल बाद आपको क्या देगी, उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। यानी कि सरकार अगर आज कुछ कर रही है, कुछ टेक्नोलॉजी को ला रही है, ठीक है, जिसे 10 साल के बाद पवन चक्की है ना, तो फायदा किसको होगा? आज फ़ायदा नहीं होगा लेकिन 10 साल के बाद होगा, तो आर्थिक नियोजन है। इससे जैसे देखिए सरकार अगर देश के बारे में सोचे कि चलो भैया कि हम आने वाले 10 साल में हम देश की गरीबी को दूर कर देंगे, लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा देंगे, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा देंगे, यानी कि लोगों की समस्याएं खत्म करवा देंगे, तो उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। नियोजन को इंग्लिश में हम प्लानिंग कहते हैं। प्लान का मतलब भविष्यवादी होता है ना। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के जो एलन थे उन्होंने कहा था कि क्या है, नियोजन भविष्य को पकड़ने वाला पिंजरा है। यानी कि भविष्य के लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं कि भविष्य में क्या करना है, उसे हम नियोजन कहते हैं। तो आर्थिक नियोजन का मतलब यानी कि देश के भलाई के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो याद रहेगा ना। हाँ, तो 10 साल के बाद हम प्लान बनाएंगे कि 10 साल के बाद पूरा बेरोजगारी ख़त्म, तो आर्थिक नियोजन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो याद रखिएगा देश में, किसी भी देश में, ठीक है, लोगों पे अध्ययन किया जाता है, ठीक है, लोगों पे अध्ययन किया जाता है, उसके जो व्यवहार से लेके कमाई धमाई जितनी भी चीज़ें होती है सब पे अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि एक इंसान ने 1 साल 2 साल में कितना विकास किया है और कितना विकास नहीं किया, यानी कि ग्रोथ रेट ऊपर गया है कि नीचे आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2006 में इसकी जब गणना हुई थी तो हमारा भारत का स्थान आया था 126वां, ठीक है, और इसका क्रम था 0.611। हम 126वें स्थान पे आए थे। तो मानव विकास रिपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं ना कि आज देखिए, आज हमें शर्ट पहने हुए हैं ना, हो सकता है कि 10 साल के बाद सोना का शर्ट पहन ले, 10 साल के बाद हम सोना का शर्ट पहन ले, तो भैया विकास तो तेज गति से हो रहा है तब हम सोना का शर्ट पहने हैं। तो आर्थिक यानी कि मानव विकास रिपोर्ट यानी कि इंसान ने एक 4 साल 5 साल 2 साल में कितना विकास किया है, कितना तरक्की किया है कि नहीं किया है, ये सारा रिपोर्ट को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बताएं, ठीक है, आखिर आज मेरा बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित कारण है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के। पहला है कुशल प्रशासन का अभाव। हमारे बिहार में आज़ादी के बाद अभी तक कुशल कोई ऐसा प्रशासन नहीं आया कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सके। जितने भी आए हैं सारे के सारे भ्रष्ट हैं। कहता है ना कि पैसा यानी कि सोना की चप्पल है, जहाँ मारो वहाँ चिपक जाएगा, वही हाल है, ठीक है। पैसा के वजह से सारा सिस्टम पैसा पे चल रहा है, ठीक है। दूसरा है औद्योगिक पिछड़ेपन। आपको हम पहले ही बता दिए नहीं कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, और पता नहीं है कि लोग लगाने क्यों नहीं चाहते। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि समुद्र नहीं है। अरे भाई, समुद्र तो राजस्थान में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, आखिर वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री क्यों है? तो भैया अगर हम फैक्ट्री लगा देंगे तो फिर यहाँ से मजदूर हम कैसे भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का मजदूर तो यहीं रह जाएगा। तो औद्योगिक पिछड़ेपन, तो हमें तो फैक्ट्री लगाना होगा तभी विकास, बिहार का विकास संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तीसरा है जनसंख्या। देखिए ये सबसे बड़ा रीजन है? हम तो कहेंगे ब्याह करना छोड़ दो, ठीक है। जनसंख्या, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण संसाधनों में कमी आ गई है। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो गई है? संसाधनों में कमी आ गई है, या संसाधन में कमी आने के कारण अब देख लो, अब पहले जनसंख्या था 10 करोड़, ठीक है, एक मान, अब जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़। आज हम चाइना को पीछे छोड़ दिए, 142-43 करोड़ पहुंच गए। भाई ये कोई बात होता है? इतना जनसंख्या बढ़ेगा तो कैसे देश चलेगा? तो जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है। अगर जनसंख्या अगर संतुलित रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी
सही रहेगा। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो आप नहीं सोचिएगा कि मेरा देश भी विकास करे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। अगला है बाढ़। याद रखिएगा कि बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बार हम ही धान रोपे थे, ठीक है, तो इस बार तो मिला जुला के होया, पिछले साल रोपे थे पूरा दहा के ले गया। तो उसके बाद सरकार हमको दिए थे 2000 रुपया, धान जो रोपे थे उसमें 40,000 खर्चा हुआ था, ठीक है। चलिए 2000 अनुदान मिला ना हमको, ठीक है। तो याद रखिएगा बाढ़ एक गंभीर समस्या है, जिस एक चर्चा के विषय है और इसका समाधान होना ज़रूरी है, क्योंकि बाढ़ जब तक आता रहेगा बिहार की कृषि सुधरेगी नहीं, क्योंकि बाढ़ अपने साथ मिट्टी भी उर्वर, जो अच्छी मिट्टी होती है उसको बहा के ले जाता है, और खेत की उर्वरा शक्ति, फसल तो बर्बाद होता ही है, साथ में खेत की उर्वरा शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। और जब हमको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है तो खर्चा होता है 50,000, यानी कि 50,000 का बाढ़ में बह गया, सरकार हमें देती है 5,000, ठीक है। यानी कि जो पैसा हम सूद पे काटते हैं ना 50,000 खेती करने के लिए, तो ब्याज भरने के लिए सरकार देती है कि चलो भैया 1 महीने का ब्याज हो जाएगा। चलिए एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर से हमें देखिए आज़ादी के बाद हमें इस तरह की कहानियाँ पढ़ाई जा रही है सिर्फ, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक यूथ ही इस देश को बदल सकता है, इस समाज को बदल सकता है। तो आगे आइए और सिर्फ किताबों में मत रहिए। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण अब नहीं बढ़ना है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, और आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हमारे बिहार के युवा आगे नहीं आएगा। इसीलिए आगे बढ़िए और बिहार को सुखी संपन्न बनाइए। जय हिंद।